आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है द एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर वो स्टडी स्टेट में है ना, हमने बात की द ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। हाँ, जब तक हम उसे क्या करेंगे, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, जब तक हम कंपेल नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे खुद से, तब तक वो अपनी ही स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। और इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज एनर्शिया। द एनर्शिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया अपने जो हमारे पहले लेक्चर थे। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, इस बात को याद रखना, रेसिस्ट अ ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो ये क्या है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक फोर्स है। इनर्शिया कौन सी फोर्स है? ये चाहती है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे। जैसे हम किसी रेस्ट पोजीशन से, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, उसको हम मूव करेंगे, उसको हम मोशन में लाएंगे, तो जो फोर्स रोकेगी कि नहीं तू रेस्ट में रह, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। उस टाइम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जांपल क्या है कि हम रुके, जैसे कि इसको हम समझते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको हम रोकते हैं तो इनर्शिया बोलता है कि नहीं तू रुक मत, तू चलता रहे। इन दोनों चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी चल रही है, हम बीच में बैठे हैं, एकदम गाड़ी की ब्रेक मारी जाए तो हम आगे को मूव करते हैं, मतलब इनर्शिया बोल रहा था कि तू मूव कर रहा है, तू आगे को मूव कर। पर ऑब्जेक्ट बस जो थी वो रुक चुकी थी, और अगर बस रुकी है, हमारी बॉडी भी रुकी है, और एकदम से बस चलती है या गाड़ी चलती है, तो हमें पीछे को मूव करते हैं। तो पीछे को कौन खींच रहा है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोल रहा है? तू अपनी स्टेट चेंज मत कर, तू रेस्ट में रह। तो जो फोर्स हमें हमारी स्टेट में रहने के लिए मजबूर करती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और जब रुकी हुए किसी को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब स्टेडी स्टेट, इफ ऑब्जेक्ट इन द स्टेडी स्टेट एंड इनर्शिया इज ट्राइंग टू डू दैट, object is always in their steady state, then in that case inertia is known as inertia of rest. अगर मोशन में है तो मोशन में जो उसको रख रहा है तो तब हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी ऐसे चेंज नहीं होगी। आप जैसे बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, जब तक आप खुद उनका स्टीयरिंग या हैंडल नहीं मोड़ेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, वो सीधा चलता जाएगा। तो उस टाइम जो सीधा लेके जाने की कोशिश कर रहा है उसको, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया कितने? इनर्शिया तीन प्रकार का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा उतना इनर्शिया ज़्यादा है। हल्की चीज़ को इजीली मूव कर सकते हो, भारी चीज़ को इजीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अच्छा चलो, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेड दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड वेलोसिटी। बेसिकली ये जो सेकंड लॉ है ये हमें जो है मोमेंटम के बारे में बताता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के बारे में बताता है कि अगर किसी चीज़ मोमेंटम का ऑब्जेक्ट हम कैसे समझ सकते हैं कि मोमेंटम क्या है, हम क्या मोमेंटम क्या है, इम्पैक्ट क्या है। ये बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द, किससे इम्पैक्ट किससे प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट का? उसके मास और उसकी वेलोसिटी। इम्पैक्ट किससे होता है? मास और वेलोसिटी से। जैसे जैसे मास और वेलोसिटी बढ़ेगी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मतलब आप ये मानिए कि अगर आप खड़े हैं कहीं और आपके साथ एक साइकिल टकराता है जिसका मास है लाइक हम मान लेते दो चीज़ें हम कंपैरिजन लेके चलेंगे कि जैसे आपके साथ एक बाइक टकराता है, बुलेट आपके साथ टकराता है, और एक आपके साथ साइकिल टकराता है, तो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा? किसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा। वो कैसे समझेंगे कि अगर आप साइकिल के साथ कोई आदमी 20 की स्पीड से नहीं, चलो 50 की स्पीड से आ रहा है और वो साइकिल आपके साथ टकराता है आगे, तो आपको कितनी क्षति होगी, आपको कितना एक्सीडेंट होगा, आपको कितनी लगेगी। या वही अगर कोई बुलेट 50 या 60 की स्पीड से आगे आपके साथ टकराएगा तो आपको कितनी क्षति होगी।
और हमें साफ पता है कि अगर साइकिल टकराएगा तो कम लगेगी और बुलेट टकराएगा तो ज़्यादा, क्योंकि बुलेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। उसका मोमेंटम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास एंड वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे मास वेलोसिटी बढ़ेगी, इम्पैक्ट बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो सेकंड लॉ हमें इसके बारे में क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालेंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बता रहा है। तो हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। हम करते हैं कि सपोज करो क्या करें, एक सपोज करें एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट जिसका मास है हम मानेंगे। तो पहले हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब शुरू में तो u है, जब चेंज होगी तो उसको हम मानेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम मानेंगे v। ठीक है, उसका मास है m। तो हम क्या करेंगे, द इनिशियल वन फाइनल मोमेंटम, और उसका हमने मान लिया कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ले लिए उसके P1 P2 हम जानते हैं। ये ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देन चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम P2 है तो वो आ जाएगा MB और इनिशियल आ जाएगा माइनस MU। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका आ गया m, कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, m दोनों में m है तो कॉमन ले लिया, m इज इक्वल टू यू माइनस वी, सॉरी b माइनस यू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम यही बात कर रहे थे ऊपर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही बात हम यहाँ पे करें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m b माइनस यू ओवर t। देन अप्लाइड फोर्स, हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पार्ट। और इसमें से क्या है, हम देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे एक ना चीज़ आती है, जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कभी भी देखिए आप, जब भी हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास वो प्रोपोर्शनलिटी हटता है जब भी, तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आ गया? के। तो के जब यहाँ पे आ गया F इज इक्वल टू के एम बी, ये बराबर। अब ये क्या है? बी ओवर टी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया? एम ए। तो ये मैंने बताया भी, ए इज इक्वल टू वी वन टी, ये हम जानते हैं। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू के एम। अब अगर हम बात करते हैं F इक्वल टू के एम, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ प्रूव होने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं फॉर दिस क्या है? अ यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, एक यूनिट फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। कि वो कितना मूव करता है? 1 मीटर पर सेकेंड, और उसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 किलोग्राम। तो उसको हम बोलते हैं कितनी फोर्स लगेगी उसके लिए? एक यूनिट फोर्स। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ पास ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें? इम्पैक्ट के बारे में, मोमेंटम के बारे में, और हमें बताता है मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम जो है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी लोग जानते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, तभी लोग जानते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। कि अगर इस दुनिया में हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी फोर्स लगाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। हम किसी को गाली देते हैं तो वो भी हमें गाली देगा, जहाँ कोई ना कोई और एक्शन लेगा। हम किसी को अच्छाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमें होता है। हम दुनिया का भला करते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। हम किसी को कार के साथ टक्कर मारते हैं, हम गाड़ी किसी दीवार में मारते हैं, हम मुक्का दीवार में मारते हैं, हम सर दीवार में मारते हैं। कुछ भी एक्शन इस दुनिया में किया जाता है उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। इट इज़ प्रूवन इन फिजिक्स as well as in our daily life. If we are doing some action, then there is always a reaction. उसके अगेंस्ट और उसी के पक्ष में रिएक्शन जो है वो जरूर होता है। So that's why it is world famous law, that is every action has equal and opposite reaction. For example, अगर मैंने लिखा है recoil of gun, force on when we walking, then the force acting on our heel of the feet. तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। बट मेरा तो ये मानना है कि जो थर्ड लॉ है ये हम डेली लाइफ में हर जगह देख सकते हैं। जब भी हम किसी को कोई बात करते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाई करते हैं, अच्छाई करते हैं,
काम करते हैं, खेलते हैं, बैट के साथ शॉट मारते हैं, किक मारते हैं, कुछ भी अब हम एक्शन करते हैं इस दुनिया में तो उसका इक्वल और अपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है. सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी फेमस एंड प्रैक्टिकल लॉ. सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ मोशन. थैंक यू.